फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं और एग्जाम में आते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर यह वीडियो अच्छे लगे, इसके क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? जो कर्क रेखा है वो किस देश से नहीं गुजरती है? ऑप्शन है जायरे, चीन, भारत, ये सभी। जो कर्क रेखा होती है वो जायरे या जिसे कांगो देश भी कहते हैं वहाँ से नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट जायरे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है? इसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोलते हैं, जहाँ से हमारा दिनांक का निर्धारण होता है। तो ये कहाँ से गुजरती है, किस डिग्री से गुजरती है? तो 180 डिग्री से, 120 डिग्री से, 270 डिग्री से और 90 डिग्री से। तो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो आपका 180 डिग्री से गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेंगे, यहीं पर आता है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आ गया, ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच टाइम जीएमटी जिसे बोलते हैं, जीएमटी, एक हर देश का जीएमटी के डेट ग्रीनविच से ही डेट टाइम का निर्धारण होता है। जैसे इंडिया का है, ये भी पूछ देता है कि इंडिया का जीएमटी कितना है, तो +5.3, ये आपका प्लस इतना इंडिया का होता है। तो ग्रीनविच टाइम किस देश में, ग्रीनविच जो रेखा है किस देश में है? यूके में, हॉलैंड में, यूएस में, भारत में? तो ये आपका ये है आपका यूके में, यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? कितने मिनट समय का अंतर होता है? 7 मिनट का, 4 मिनट का, 0 मिनट का और 1 मिनट का। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, 4 मिनट। अगला क्वेश्चन है, आज का पांचवा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? 1955 में, 1896 में, 1997 में और 1884 में। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 ईस्वी में किया गया। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट, 1884। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया गया है? जो भारत का प्रमाणिक समय है वो किस स्थान से निश्चित किया जाता है? मुंबई, दिल्ली, प्रयागराज, इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत का प्रमाणिक समय है वो आपका इलाहाबाद या प्रयागराज की नैनी एक जगह है वहाँ से किया जाता है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, प्रयागराज। ये वहाँ नैनी एक जगह है, वहाँ से ही निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? ग्रेनाइट, स्लेट, संगमरमर, स्फटिक। तो इसमें से जो ग्रेनाइट चट्टान होती है वो आपका रूपांतरित चट्टान नहीं होती है। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट। बाकी जो चट्टानें हैं वो रूपांतरित चट्टानें हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? जापान में, नेपाल में, चीन में, भारत में? तो जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, नेपाल। उसकी उसकी कभी कभी ऊंचाई भी पूछ देता है, तो 8,850 के लगभग उसकी मीटर में ऊंचाई होती है माउंट एवरेस्ट की। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए पार्ट, बी पार्ट, नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? पर्वत श्रृंखला, ये पर्वत नहीं पूछ रहा है, छोटी छोटी मतलब बहुत सारे पर्वतों का श्रृंखला है, वो सबसे ऊंची कौन है? एंडीज, अलास्का, हिमालय, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेते हैं। इसमें जो एंडीज पर्वत है जो कि दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, ये पर्वत श्रृंखला है, बहुत सारे पर्वतों का एक श्रृंखला है। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, वही है विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन आज का, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? किलायू, फ्यूजियामा, कोटोपैक्सी, इनमें से कोई नहीं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेंगे, इसको स्टार लगाते हैं, 4 स्टार। जिस क्वेश्चन को मैं स्टार लगाता हूँ वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में आए हुए होते हैं, एग्जाम में आएंगे ही। तो हमने इसमें 5 स्टार लगाया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है कि विश्व में सबसे सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? किलायू, फुजियामा, कोटोपैक्सी, इनमें से कोई नहीं। जो किलायू ज्वालामुखी है वो विश्व की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका आंसर जो हो जाएगा ए पार्ट हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है, जो कि अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। ये भी पूछता है कि कहाँ स्थित है, तो अमेरिका शहर के
हवाई एक द्वीप है वहाँ पर स्थित है किलायू। इसका आंसर हो गया आपका ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको याद करेंगे। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है, ये भी ज्वालामुखी है। पूछता है किस देश में स्थित है, किस देश में स्थित है, तो न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, इक्वाडोर में। तो जो कोटोपैक्सी जो आपका ज्वालामुखी है वो आपका इक्वाडोर में स्थित है। तो इसका आंसर जो हो जाए आपका डी पार्ट इक्वाडोर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में देख लेते हैं। इक्वाडोर में स्थित कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ये क्या है कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ये वर्तमान में सक्रिय अवस्था में है। इसकी ऊंचाई 5,897 मीटर है। याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोटोपैक्सी जो है इक्वाडोर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी प्रतिशत है, 30%, 80%, 78%, 50%। जो वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो प्रतिशत है आपका वो है 78%। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी पार्ट 78%। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी हैं। बहुत सारे अक्रिय गैस हैं वायुमंडल में, तो सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस, इनर्ट गैस कौन सी है, क्रिप्टॉन, हीलियम, आर्गन, नियॉन। तो इसमें जो आर्गन है, आर्गन जो है अक्रिय गैस, इसको याद रखेंगे। आर्गन जो है सबसे ज़्यादा, इसको याद करने का ट्रिक ऐसा होता है कि आर्गन में ए पहले आता है, मतलब पहले ही आता है, तो इसलिए अक्रिय गैस है वो आर्गन जो है सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा होगा। जब पहले आएगा तो ज़्यादा देर तक चलेगा तो ज़्यादा होगा। तो याद करने का हम एक ट्रिक मान सकते हैं, आर्गन जो होती है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है अक्रिय गैस वायुमंडल में। अगला क्वेश्चन है, आज का 14वां क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस जो मिलती है आपकी वो है ऑक्सीजन। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन में ये वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस मिलती है, क्या वो है आपका नाइट्रोजन। इसका ए पार्ट आंसर हो जाएगा 78%। इसका कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, वायुमंडल में कौन कौन सी गैस कितनी कितनी परसेंट होती है। तो नाइट्रोजन तो होती है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। और पृथ्वी के वायुमंडल में गैसों का विघटन कितना होता है, तो जो 78% लगभग होता है वो आपका नाइट्रोजन होता है। और 20.95 यानी 21% लगभग होता है आपका, ये होता है आपका ऑक्सीजन। बाकी आर्गन जो होता है 0.93%। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है आपका 0.036% होता है। तो ये कॉम्बिनेशन याद रखेंगे। मेनली नाइट्रोजन का पूछता है कि 78%, ऑक्सीजन 81%, 21%। तो ये एक कॉम्बिनेशन होता है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन। जो ये क्वेश्चन ये भी है कि हाइड्रोजन जो है था, हाइड्रोजन वो पूरा ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व में पाया जाता है। ये एक फैक्ट है कि हाइड्रोजन, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो ऊपर अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर ब्रह्मांड में पूछेगा तो हाइड्रोजन गैस है, वैसे पूछेगा तो नाइट्रोजन गैस है। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है। जो मेघ गर्जन, बिजली कड़कना, ये सब वायुमंडल की किस परत में, वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। तो उसको बताते हैं अभी हम। तो जो मेघ गर्जन होती है वो आपकी किस परत में होती है, ओजोन मंडल में, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल, इनमें से कोई नहीं। तो जो मेघ गर्जन होती है आपकी वो होती है क्षोभ मंडल में। जो सबसे निचला मंडल होता है उसको क्षोभ मंडल बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल से कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है, आर्गन, ओजोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो ये आपका क्या करती है, ओजोन। जो ओजोन गैस है आपका वो बीच में ओजोन लेयर बनाती है, इससे हम सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने से बच जाते हैं। तो ओजोन इसका आंसर सही हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, इनमें से कोई नहीं है। तो जो शांत पेटी है वो भूमध्य रेखा के दोनों तरफ पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, भूमध्य रेखा इसके दोनों तरफ पाई जाती है। क्योंकि जो भूमध्य रेखा होती है ऐसे इसमें, तो जो भूमध्य रेखा बीच में होता है, इसके ऊपर जो होता है मकर रेखा होता है, मकर रेखा होता है, नीचे होता है कर्क रेखा, और जो बीच वाली रेखा होता है भूमध्य रेखा। तो इसको दोनों ओर शांति पेटी पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है, ज्वालामुखी को, ओजोन गैस को, भूकंप को, नदियाँ को। तो इसमें ज्वालामुखी जो होता है उसको प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाए आपका ए पार्ट, ज्वालामुखी। निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है, नीलगिरी, हिमालय, सतपुड़ा, और इनमें से कोई नहीं। तो जो वलित पर्वत है वो आपका हिमालय है। तो इसका आंसर जो हो जाए आपका बी पार्ट, हिमालय। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम पर्वतमाला है अल्पेशियन, सतपुड़ा, यूराल, रॉकी। जो सबसे नया जो पर्वतमाला है वो कौन सी है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा आपका यूराल। जो यूराल पर्वत है, ये जो यूरोप में एशिया के बाउंड्री पे पड़ता है, जहाँ दोनों का मिलन होता है वहाँ होता है। तो यूराल पर्वत जो है सबसे नवीनतम पर्वतमाला। इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट।
अगला है विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये भी ज्वालामुखी है, पूछ रहा है किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में, मैक्सिको में, इटली में, केनिया में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करेंगे। तो स्टार लगाएंगे, स्टार 1 2 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विसुवियस जो ज्वालामुखी आपका वो इटली में स्थित है, तो इसका आंसर जो होता है आपका सी पार्ट इटली। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेज या माउंट एल्ब्रेज ज्वालामुखी निम्नलिखित में किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका में, अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में। तो जो माउंट एल्ब्रेज जो ज्वालामुखी है वो आपका अंटार्कटिका में स्थित है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन गैस कहाँ स्थित होती है, कहाँ पाई जाती हैं? तो स्ट्रेटोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में, मीसोस्फीयर में, इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में ओजोन पाई जाती है आपको स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट स्ट्रेटोस्फीयर। जो वायुमंडल की परतें हैं उसको देख लेते हैं। सबसे नीचे जो होता है वो क्षोभ मंडल होता है, उसके बाद होता है समताप मंडल, उसके बाद होता है मध्य मंडल, उसके बाद होता है आयन मंडल, उसके ऊपर होता है वायुमंडल। तो टोटल 5 मंडल होती हैं, 2 मध्य मंडल के नीचे, 2 मध्य मंडल के ऊपर। तो जो अब इसका इंग्लिश में भी नाम दे देते हैं। जो जो सबसे नीचे जो वो मंडल होता है उसको हम बोलते हैं इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। उसके ऊपर जो होता है स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। जो मध्य मंडल होता है उसको मीजोस्फीयर बोलते हैं। जो उसके ऊपर जो होता है इसको इंग्लिश में नाम याद रखें कि इंग्लिश में पूछता है। उसको आयन मंडल बोलते हैं। उसके ऊपर जो होता है उसको एक्सो मंडल बोलते हैं। तो ये इनका आंसर जो हो जाएगा सबसे ज़्यादा ओजोन कहाँ स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत से विदित है। जो सबसे ऊपर वाला जो वायुमंडल परत है वो किस नाम से कहते हैं, क्या नाम है उसका? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, अयन मंडल और बहिर्मंडल। तो उसका आंसर जो है आपका बहिर्मंडल या बाह्यमंडल बोलते हैं उसका। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट बाह्यमंडल। पृथ्वी की सतह से सबसे ऊपर सबसे दूर वाली जो मंडल है उसको बहिर्मंडल या बाह्यमंडल। ये पूरा देख लेते हैं डिटेल सबके बारे में। क्षोभ मंडल को हम बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर इंग्लिश में। इंग्लिश में याद रखेंगे, इसीलिए मैंने इंग्लिश अलग से दिया है, नोट्स करके स्टार लगाते अलग से है, क्योंकि इंग्लिश में पूछता है कभी कभी। इंग्लिश में पूछ जाता है कि कौन सा है। क्षोभ मंडल को हम ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। जो क्षोभ मंडल होता है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत या पहली परत जो होती है वो क्षोभ मंडल होती है। हवा बहुत अच्छी तरह मिश्रित होती है और ऊंचाई के साथ तापक्रम कम हो जाता है। क्षोभ मंडल में हवा जमीन से ऊपर तक गर्म होती है। पृथ्वी की सतह ऊर्जा को अवशोषित करती है और हवा की तुलना में तेजी से गर्म होती है। तो क्षोभ मंडल को मेन ये है कि जो पहला जो लेयर है पृथ्वी से लगभग 50 किलोमीटर 14 किलोमीटर तक होता है इसका रेंज। अगला मंडल है आपका समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। इंग्लिश में नेम याद रखेंगे, इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट नाम याद करना है क्योंकि हिंदी में सबको याद रहता है, इंग्लिश में पूछ देता है। तो समताप मंडल है क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर वाली परत होती है जो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई होती है। ओजोन परत जो कि सौर पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, बिखेरती है, इसी परत में मिलती है। अच्छा, समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है, भी याद कर लें। स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। मध्य मंडल मेसोस्फीयर भी बोलते हैं। मध्य मंडल सप्ताह मंडल के ठीक ऊपर होता है और 85 किलोमीटर तक की फैला होता है। इस परत में उल्काएं जलती हैं। वायुमंडल जो होता है आपका वायुमंडल के ठीक ऊपर होता है और 600 किलोमीटर तक पाया जाता है। इस परत में अरोरा उपग्रह पाए जाते हैं। और आयन मंडल जो है आपका, आयन मंडल इलेक्ट्रॉनों को आयनित परमाणुओं अणुओं की एक प्रचुर परत होती है जो लगभग 48 किलोमीटर तक फैली होती है। आयन मंडल पृथ्वी सूर्य की अंतःक्रियाओं की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यही वह क्षेत्र है जो रेडियो संचार, हाँ ये आयन मंडल से ही रेडियो संचार का जो संभव होता है, हमारे रेडियो मतलब चलता है। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की सतह से परावर्तित होती हैं। किस सतह से परावर्तित होती हैं? किस मंडल से? आयन मंडल से, क्षोभ मंडल से, समताप मंडल से और ये सभी। तो जो दीर्घ रेडियो तरंगे हैं, जो रेडियो तरंगे वेव तरंगे वो आपका आयन मंडल से परावर्तित होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट आयन मंडल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में होते हैं? जो संचार उपग्रह होता है जो सैटेलाइट वाला वो कहाँ किस उपग्रह में होता है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में और क्षोभ मंडल में। तो जो संचार उपग्रह होता है आपको वो होता है आयन मंडल में। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट आयन मंडल। अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन है आज का। वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? वायुमंडल के किस लेयर में जल वाष्प का 90% भाग रहता है? तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल और ओजोन मंडल। तो जो आपका जो 90% तक भाग रहता है वो आपका रहता है क्षोभ मंडल में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन है सामान्य वायुदाब पाया जाता है रेगिस्तान पर, पर्वतों पर, सागर तल पर और उनमें से कोई नहीं। तो जो सामान्य वायुदाब पाया जाता है वो पाया जाता है सागर तल पर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट सागर तल। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक है? तूफानी मौसम, स्वच्छ मौसम, वर्षा मौसम, इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल में अचानक आने वाली
कमी को हम तूफानी मौसम के रूप में जानते हैं। मतलब उसका मतलब होता है कि तूफान आने वाला है, तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट तूफानी मौसम। अगला और तीसरा क्वेश्चन आज का, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं व्यापारिक पवनें, पछुआ हवाएं, समुद्री पवन, इनमें से कोई नहीं। तो उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं आपको व्यापारिक पवनें होती है, तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट व्यापारिक पवनें। अगला क्वेश्चन है और 31वां क्वेश्चन है, हवाई जहाज प्रायः किस में उड़ते हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है, टेट, सी टेट, सुपर टेट में आया हुआ है एग्जाम में, इसको स्टार लगा लेंगे, ये आया हुआ क्वेश्चन, इसको याद रखेंगे, रट लेंगे। हवाई जहाज प्रायः किस में उड़ते हैं? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, समतल मंडल में और मध्य मंडल में। तो जाहिर सी बात है, जो हवाई जहाज होते हैं उनको एक समान टेम्परेचर चाहिए होता है, तो वो आपको उड़ती हैं समताप मंडल में, समान ताप मंडल इसको बोलते हैं, समताप मंडल बोलें। इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट समान समताप मंडल। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब परत को याद करेंगे, सबका इंग्लिश में भी नाम याद रखेंगे, मैंने बताया है। तो जो सबसे निचली परत है उसको क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, अयन मंडल। तो जो सबसे निचली परत होती है उसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। इसका आंसर जो है आपका ये ए पार्ट क्षोभ मंडल। और कल का जो क्वेश्चन मैंने, आज का क्वेश्चन हो गया 32, कल का क्वेश्चन देख लेते हैं जो मैंने पूछा था कि देशांतरों की संख्या कितनी होती है? ग्लोब पर देशांतरों की संख्या कितनी होती है? 60, 360, 180, 90। तो देशांतरों की जो कुल संख्या होती है वो होती है 360। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट 360। अगर अक्षांशों की संख्या पूछेगी तो मैंने पुराने वाले कल वाले वीडियो में बताया था आपका, अक्षांशों की जो संख्या होती है वो होती है आपका 181। याद करेंगे उसको, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको आप उसको देख लेना, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो 181 अक्षांश होते हैं और 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। और आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? जो चक्रवात आते हैं वो किस किस उनका जो आकृति होती है किस प्रकार की होती है? गोलाकार, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार, अंडाकार, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं, सही उत्तर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।